नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जेम के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी माजिदुल खैर नंदा। नाज़रीन आप सबको भी मेरा प्यार, खुलूस और मोहब्बत तुम्हारा आदाब। उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे और तंदुरुस्त होंगे। एक नया दिन, एक नई सुबह, और अल्लाह ताला करे कि इस नए दिन की नई सुबह आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार ले और अल्लाह ताला करे कि हमारी ज़िंदगी में भी एक नया बहार ले। बिल्कुल, और एक नई शुरुआत होती है। हर एक नया दिन एक नई शुरुआत होती है आपके लिए, हमारे लिए, और इस नई शुरुआत को आप पॉजिटिवली लेकर चलें। अगर कोई चीज़ कल रह गई है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने एक और नया दिन बख्शा है। आज 28 मार्च 2024 की तारीख और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे मुल्क में आज 17 रमजान उल मुबारक की तारीख 1445 हिजरी, और आज का दिन जंग बद्र के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज जंग बद्र है। ये जंग बद्र वो जंग थी जो एक बार फिर कहा जाएगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत थी। जब जब इस तरह की जंगें हुई हैं वो हमेशा हक और बातिल की जंग हुई है। यहां पर भी हक और बातिल की जंग हुई। माजिद, इसमें 313 सहाबा थे कुल मिला के, जिन्होंने 1000 से ज्यादा फौज के साथ जी कुरैश थे जिनको हरा दिया, और बहुत ही ये मुतबरक जंग मानी जाती है। बात है। मेरे ख्याल से तबरेज भाई, अगर हम तारीख इस्लाम को देखें, जो ये गजवा है, ये इसको पहला शर्फ हासिल है। बिल्कुल, कि जब हक और बातिल के बीच लड़ाई हुई और हक फतेहयाब हुआ, जबकि कुफार जो थे वो बहुत ज्यादा तादाद में भी थे। लेकिन आज जब ये 2 सन हिजरी में हुआ था, आज हम 1445 हिजरी में, और जब हम 1443 ये हिजरी पीछे देखते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस सबक को दोहराए जो इसमें छुपा हुआ है। यही है कि जब हमारा अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होगा, जब हमारे ताल्लुकात अल्लाह ताला के साथ मजबूत होंगे, तब नुसरत, तब फतह जरूर हमारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल सही, और अल्लाह ताला ने गारंटी दी है उन सब दोस्तों को जो इस बद्र में साथ थे, इस गजवा में जो साथ थे, उन्हें गारंटी है कि उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, वो आजाद हैं गुनाहों से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए दुआ की थी कि अगर वो 313 उस वक्त जंग बद्र की जंग नहीं जीतते तो उन्होंने रब से ये गिला किया था कि अगर ये जंग हम हार गए तो इसके बाद आपका नाम लेने वाला दुनिया में शायद कोई नहीं बचेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए यहां एक छोटा सा कोट है, कहते हैं कि कहां मरेंगे अबू जहल उताबो शुएब, कहां मरेंगे अबू जहल उताबो शुएब, कि जंग बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। तो ये जंग बद्र का नक्शा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पता था, लेकिन वो भी लड़े अपने सहाबा के साथ एक वॉरियर की तरह, और उसके बाद उन्होंने पूरे सऊदी में ये बता दिया कि वो एक बेहतरीन लीडर हैं और एक बेहतरीन वॉरियर हैं, जिन्होंने 313 की फौज लेकर पूरी जंग फतह की और इतनी बड़ी तादाद के साथ लड़े। सही मेरे ख्याल से। और जब हम इस वाक़ा को दोहराते हैं, इस गज़वे को दोहराते हैं, मेरे ख्याल से तबरेज़ भाई, सुबह सुबह जब हमारे नाज़रीन हमें आज टेलीविजन सेट्स पे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने यंगस्टर्स को इस वाक़े के बारे में उनको तफसीलन बताएं। ये वाक़ा किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से 313 सहाबी, 1000 से ज्यादा जो कुफार कुरैश थे, उन पर भारी हुए थे, उन पर तसल्लुत हुए थे और वो जंग में कामयाब हो गए थे। मेरे ख्याल से तारीख जो इस्लाम की है, उस तारीख में ये वाक़ा रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, और हमें अपने बच्चों को इसकी तालीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दौर हाजिर में हमें दिखाना है किस तरीके से हमारे जो रवाबित है, हमारे जो अल्लाह के साथ एक कनेक्ट है, वो जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, वो जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं। और देखें ना आप, कुल मिला के सिर्फ 2 घोड़े थे उनके पास, घुड़सवार सिर्फ 2 थे, 60 ऊंटनियां थी, और अपोजिट में अगर हम देखें तो 100 से ज्यादा घोड़े, 300 से ज्यादा ऊंटनियां थी जिन पे वो लड़ रहे थे। खैर, ये तो इस आज के दिन के हवाले से हमने बात की, लेकिन आज का दिन जो हमें नसीब हुआ है, हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज का दिन बख्शा है, ताकि हम एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़े और कुछ बेहतर करके जाए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अपनों के लिए और उनके लिए जो शायद हमें जानते भी नहीं है, उनके लिए भी। क्योंकि चैरिटी कुछ भी हो सकती है, एक अच्छी सी बात भी चैरिटी हो सकती है, एक मुस्कान भी चैरिटी हो सकती है। तो जब भी मौका मिले चैरिटी जरूर करें। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आगाज में एक खूबसूरत नजराना होता है जिससे हम आगाज करते हैं हमारे प्रोग्राम का। तो आज भी एक खूबसूरत नजराना हमने तैयार रखा है, तो आइए महसूस होते हैं इस नजराने से।
तुही छूबे सहारन हिंदी सहाराया रसूल अल्लाह तुही छूबे सहारन हिंदी सहाराया रसूल अल्लाह तुहज वमेद अश सारन छवाराया रसूल अल्लाह तुहज वमेद अश सारन छवाराया रसूल अल्लाह करियो करम ची नजर यसकुन सुगो आबाद वसन पेठ करियो करम ची नजर यसकुन सुगो आबाद वसन पेठ जरा अशकुन हव्यो अख इशाराया रसूल अल्लाह जरा अशकुन हव्यो अख इशाराया रसूल अल्लाह तुहज वमेद अश सारन छवाराया रसूल अल्लाह मदीना गई तो बेगस हो तो बेगस हो गसान रोजो मदीना गई तो बेगस हो तो बेगस हो गसान रोजो जिगत नस गुचन आसुन कहाँ शुमाराया रसूल अल्लाह जिगत नस गुचन आसुन कहाँ शुमाराया रसूल अल्लाह तुहज वमेद अश सारन छवाराया रसूल अल्लाह मदीना छुन यमो वुचमुत तिमन करया बरी मौला मदीना छुन यमो वुचमुत तिमन करया बरी मौला गछन एक फिरी गछन दई फिरी चबाराया
रसूल अल्लाह गछन एके फिरी गछन दोई फिरी चबाराया रसूल अल्लाह तुहज उम्मीद अस सारन छवाराया रसूल अल्लाह बछुस गमगीन गुलाम अख तुहज हजरत में अर्जी छम बछुस गमगीन गुलाम अख तुहज हजरत में अर्जी छम मदीना यथ दिलस हम कराराया रसूल अल्लाह मदीना यथ दिलस हम कराराया रसूल अल्लाह तुहज उम्मीद अस सारन छवाराया रसूल अल्लाह तुही छु बे सहारन हिंदी सहाराया रसूल अल्लाह। नाजरीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है आपके मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन, हर रोज़ हर सुबह एक ख़ास मेहमान को हम मदू करते हैं और उसकी आपके साथ मुलाकात करते हैं। आज भी एक ख़ास मेहमान को हमने मदू करा है, आपकी उससे मुलाकात कराएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी मईशत है, जो हमारी इकॉनमी है, इसमें डिजिटल जो लेन देन है उसका जो रुझान है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है और इस शोबे के म्यार को आए दिन कोशिश यही रहती है हर हुकूमत की तरफ से भी और जो दीगर इदारे इससे मुंसलिक है उनकी भी यही कोशिश जारी है कि इसको आसान बनाया जाए ताकि हर कोई इंसान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सके। इसी मौजू पर आज के खास मेहमान से बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में एक तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के उस पार आज की मेहमान के साथ मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स उनका अटैक होता है या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं लार्नी है वो या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए, तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे CT स्कैन MRI करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। CT स्कैन ज़रूरी होना चाहिए, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ,
अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे या उसको हम स्टेंट से ठीक करें या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसी हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। Paras Health, partners in health. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल आपके अपने ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K में। आपने अभी अभी देखा कि अमिताभ बच्चन जी डिजिटल बैंकिंग पर बात कर रहे थे और इस डिजिटल बैंकिंग पर काफी देर से बात हो रही है। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर हम बात करते हैं जो हमारी यहां लिटरेसी है रिगार्डिंग फाइनेंस, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उस पर बात थोड़ा कम होती है, उसी पर बात हम करते हैं हर थर्सडे को। और आज भी थर्सडे है तो आज भी हम बात करेंगे इसी लिटरेसी के हवाले से, फाइनेंशियल लिटरेसी पर बात होगी। लेकिन आज का जो मौजू हमने चुना है वो डिजिटल बैंकिंग है। एक तरफ अमिताभ बच्चन जी डिजिटल बैंकिंग पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है जनाब नवीद अहमद जरगर साहब को, जो कि एक मारूफ बैंक में आज ऑफिसर है डिजिटल बैंकिंग के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस शो में। बहुत शुक्रिया तबे साहब। शुक्रिया सर, थैंक यू यहाँ आने के लिए और हमारी दावत कबूल करने के लिए। सर, जो तमाम नाज़रीन आपको देख रहे होंगे उनको इश्तियाक होगा कि ये जो मेहमान है, थोड़ा सा इसके बारे में आप अपने बचपन के बारे में, आपका जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है उसके बारे में थोड़ा बताएं, उसके बाद हम डिजिटल लैंडस्केप पे बात करें। जरूर जरूर। मैं हवल में रहता हूँ, तो मेरी प्राइमरी तालीम मैंने बर्नॉल स्कूल से हासिल की है अप टू 10th स्टैंडर्ड 92 में, और तब बर्नहॉल अप टू 10th ही हुआ करता था, हायर सेकेंडरी नहीं था। फिर 11th 12th में मैंने टेंडल बिस्को स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से तालीम हासिल की। और 12th के बाद मैं बेंगलोर चला गया अपनी इंजीनियरिंग करने। तो बेंगलोर में मैंने 4 साल भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की, और 99 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं 2 साल 2-2.5 साल दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम किया एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेबसाइट्स डिज़ाइन करते थे और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स बनाते थे। और उसके बाद 2002 में आई केम बैक टू श्रीनगर और J&K बैंक ज्वाइन किया। अच्छा, फिर आपने ये इदारा ज्वाइन किया। ओके। आपने कैसा महसूस किया? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक तरफ डिजिटल बैंकिंग पर अमिताभ बच्चन जी बात करते हैं और दूसरी तरफ आज आपको डिजिटल बैंकिंग पर बात करनी है अपने नाज़रीन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप उनको मेरे साथ कंपेयर करने। जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो डिजिटल बैंकिंग जो आपका डोमेन है, आप चीफ डिजिटल बैंकिंग ऑफिसर हैं, तो ये डिजिटल बैंकिंग होती क्या है, हमारे देखने वालों को बताएं। देखिए, अगर आप देखें ट्रेडिशनल बैंकिंग पहले समझाते फिर डिजिटल बैंकिंग। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग हुआ करती थी कि आप बैंक में अपना खाता खोलते थे, उस खाते में आप पैसे जमा करते थे, पैसे निकालते थे, आपकी सैलरी या बिजनेस हो, पैसा आता था, पैसा जाता था, पैसा ट्रांसफर करते थे। तो ये बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज। आप लोन लेते थे, आप टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स जो बोलते थे, सर्टिफिकेट्स बनाते थे। तो ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज होती थी। डिजिटल बैंकिंग इन्हीं सर्विसेज का एक डिजिटल पार्ट है जहां के कस्टमर ये सारी एक्टिविटीज खुद कर सकता है, सेल्फ सर्विस, घर बैठे सेल्फ सर्विस मोड ऑफ ऑल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आप खुद अगर करें, जिन चैनलों से वो करें,
उन चैनल्स को डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। तो आज आप पैसे निकालना चाहें, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, खुद कर सकते हैं। पैसे डिपॉजिट करना चाहें, बैंक जाने की जरूरत नहीं, डिपॉजिट कैश डिपॉजिटर में डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रांसफर करना चाहें अपने बैंक में, दूसरे बैंक में, फॉरेन बैंक में, जहां पैसा भेजना चाहे घर बैठे कर सकते हैं। कुछ खरीदना चाहें वो भी कर सकते हैं, लोन लेना चाहें घर में बैठ के कर सकते हैं। सो डिजिटल बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जहां हम चाहते हैं कि जो भी बैंकिंग सर्विस आप नॉर्मल कस्टमर ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक जाके हासिल करते थे, वो सर्विसेज वो खुद कर सके। बैंक जाने की जरूरत ना हो, तभी हो जब कोई बहुत जरूरी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहां वो फिजिकली आपकी प्रेजेंस जरूरत है। अदरवाइज आज के टाइम में फिजिकल प्रेजेंस ऑलमोस्ट जरूरत नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस बैंकिंग आने की। तो ये है सारा डिजिटल बैंकिंग का। सर जैसे आपने बताया कि आपकी जो तकर्री 2002 में हुई, तो तब तो डिजिटल का इतना लेन देन, इतना रुझान नहीं था, और आज लाइक 20 इयर्स इनटू दिस इंडस्ट्री, कैसे देखते हैं आप इन सालों को? ये लैंडस्केप किस तरीके से तब्दील होता जा रहा है? 2000 इनिशियली अराउंड 2000 में पहले जो पहला डिजिटल चैनल जो इंट्रोड्यूस हुआ बैंक में, अर्ली लेट 90s में ही फॉरेन बैंक्स में पहले आए, वो था एटीएम कार्ड। अच्छा। एटीएम कार्ड और एक एटीएम मशीन। तो पहले हुआ करता था एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन, वो कार्ड उसी ब्रांच के पास जो एटीएम हुआ करता था उस ब्रांच के साथ कनेक्टेड था। पहले जब कंप्यूटराइजेशन के बाद की बात है, तो उसी ब्रांच का कस्टमर उस एटीएम से पैसे निकालता था। तो वो एक टाइम था। उसके बाद आस्ता आस्ता आए एसोसिएशन ब्रांड्स, जैसे देखा आपने इंटरनेशनल कार्ड्स, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये दो ब्रांड्स थे जो आए, जिनके साथ बैंक्स ने कोलैबोरेट किया और इशू करने लगे ग्लोबल कार्ड्स। ग्लोबल कार्ड्स में ये था कि मास्टर वीजा जो ये एसोसिएशंस है, तो सारे बैंक्स इनके साथ कनेक्टेड है। तो आप एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक के एटीएम से भी सर्विस ले सकता था। तो आया पहला वो सिनेरियो कि अब मैं ये एटीएम कार्ड, कहीं भी जगह एटीएम होगा तो मैं पैसे निकालूंगा, वो वीजा का या मास्टर का लोगो होना चाहिए बाहर, वी एक्सेप्ट वीजा कार्ड, वी एक्सेप्ट मास्टर कार्ड। तो वो पहला स्टार्ट था, 2000-2001 की बात है। उसके बाद पिछले 20-22 साल में टोटल लैंडस्केप चेंज हो गया, टोटली कंप्लीटली चेंज हो गया। पहले ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं थी, बट अगर पिछले 5-6 साल को देखा जाए तो जो डिजिटल इंडिया मिशन है, तो इन 5-6 साल की भी बात अगर हम करें, इट हैज चेंज्ड, इट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, बहुत ज्यादा फिनोमिनल चेंज हुई है। 2017 की अगर बात करें, लगभग ट्रांजैक्शंस अगर 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। 10 टाइम्स मतलब 2000-1500 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती थी साल में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। आज से 6-7 साल, 5-6 साल पहले, ये आज शायद इस साल हम कंट्री अराउंड 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस क्रॉस करेगी डिजिटल। ये 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैं या 18,000 करोड़ ये अमाउंट है? 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस है तबरेज़ साहब। ये बीच में देखा, जब मैं फिगर्स देखता हूं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये करोड़ में इतने जीरोस है कि ये ट्रांजैक्शन, जब ना अमाउंट इसका देखते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि वो फिगर कितनी है, वो लाखों करोड़ों में आ जाती है। तो 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस, तो ये सारा रेवोल्यूशन जो है पिछले 5-6 साल से, इसमें सबसे बड़ा जो ये है मेन इंपॉर्टेंट चैनल, वो थी यूपीआई। अच्छा, जिसने ये रेवोल्यूशन लाया। इस 18,000 करोड़ में से 12-13,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई की होती, सिर्फ यूपीआई की हो। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10-15 सालों में, या पर्टिकुलरली पिछले 6-7 सालों में, एटीएम कार्ड से शुरू होके, अगर आप देखें, आपने भी उस 20 साल पहले आप भी सुनते थे एटीएम कार्ड, ये डेबिट कार्ड को आज भी बहुत लोग एटीएम कार्ड ही बोलते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट यही थी कि कस्टमर को ये एटीएम कार्ड मिले, ये कैश अपना खुद निकाले, कैश लाने के लिए, निकालने के लिए इसको ब्रांच में आना पड़े। तो एटीएम मशीन्स आ गई। एटीएम मशीन्स आज से 10 साल 12 साल पहले कंट्री में लगभग 50-60 हजार एटीएम मशीन्स थी, आज वो 2.5 लाख पहुंच गई। तो पहले आस्ता आस्ता एटीएम पे फोकस था कि कस्टमर को
सेल्फ सर्विस की आदत करें। पहली आदत जो है वो है एटीएम कार्ड देके वो अपना जाके कैश निकाल सके और 24/7 निकाल सके। बैंकिंग के बिजनेस आवर्स पहले 2 बजे तक हुआ करते थे, मैनुअल जब ब्रांचेस होती थी, फिर थोड़ा कंप्यूटराइजेशन हुई, 4 बजे तक पहुंचा दिया, आज भी 4 बजे तक है। बट सेल्फ सर्विस जो एटीएम कार्ड था तो 24 घंटे आप पैसे निकाल सकते थे, रात को भी निकाल सकते थे, दिन को भी निकाल सकते थे, ग्लोबली भी निकाल सकते थे। नॉर्मली जब आप बाहर ट्रैवल करते थे, आप ब्रांच में जाते थे, ट्रैवलर्स चेक लेते थे, कैश लेते थे डॉलर्स में या जो भी करेंसी आपको जरूरत होती थी वो लेकर कैरी करते थे। आज के वक्त वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जेब में कार्ड है, कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने में वहां की करेंसी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल, आपके अकाउंट में पैसे होंगे, वहां आपके पैसे नहीं। बिल्कुल, और ये बहुत देखा गया है कि अभी जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि कश्मीर से बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं उम्रा में जाते हैं और हाजी साहिबान पहले यहाँ से अपने करेंसी को कन्वर्ट करके फिर एक अमाउंट लेके जाते थे, लेकिन अब उनको बैंक्स एक कार्ड देते हैं और जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी होता है, आपका जो डिफॉल्ट डेबिट कार्ड जेब में है कहीं से भी वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, वो कहीं से भी उसमें पैसा इंटरनेशनल एनेबल कीजिए, खुद भी कर सकते हैं, ब्रांच को भी बोल सकते हैं जाके आप वहां पैसे निकालें, जब जितना कैश जरूरत है उतना निकालें। हज है, बहुत लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कैश ज्यादा कैरी करना, कहीं गुम भी जाएंगे पैसे, तो उतना कैश निकालें जितनी आपकी जरूरत है 1-2 दिन के लिए जी, तो बाद में निकालते रहे, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत फैसिलिटीज है आज के टाइम। जो आपने यूपीआई की बात की, अब यूपीआई का जमाना है आजकल, हर कोई चाहता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो डिजिटल बैंकिंग है सेफ नहीं है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी ट्रांजैक्शन काउंट की बात की और इतने 1000 करोड़ ट्रांजैक्शन, अगर आप यहाँ भी देखें, अगर जेएंडके की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, टोटल ट्रांजैक्शंस महीने में सब बैंक्स की मिला के आराम से डिजिटल ट्रांजैक्शन 15-16 करोड़ होती होगी। दैट मीन्स हर कोई इसको यूज कर रहा है। सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कस्टमर अपने क्रेडेंशियल्स संभाल के रखे तो ये 100% सेफ है। अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स शेयर ना करें 100% सेफ है, कभी कुछ नहीं होगा। सब डिपेंड करता है आप अपने क्रेडेंशियल्स कितने सेफ रखें। तो हम कस्टमर अवेयरनेस, हम मतलब सब बैंक्स कस्टमर अवेयरनेस करते हैं। गवर्नमेंट जैसे अभी एड आया, बिल्कुल कस्टमर अवेयरनेस करते, कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, ताकि कस्टमर्स को अवेयर करें कि अपने क्रेडेंशियल्स शेयर ना करें। क्रेडेंशियल्स शेयर करें तो समझिए आप इट्स इक्वल टू डिटेल्स इन पब्लिक। करेक्ट, कैश निकाल के सड़क पे रखा, फिर बोले आगे तो वहां वो थे नहीं, इट्स लाइक दैट। तो अगर आप ख्याल रखें अच्छी तरह, बहुत केसेस होते हैं अगर फ्रॉड्स के जो हम देखते हैं, मगर हर कोई नहीं, 100% हर कोई केस में कस्टमर की अपनी गलती होती है। बैंक्स ने एडवांस सिस्टम्स बिल्ट इन किए हैं, सब बैंक्स ने, ताकि कस्टमर जो गलतियां करता है उस सिस्टम्स ऐसे बनाएं कि वो गलती भी बचाए, कि कस्टमर गलती ना करे, वो सुधार ले। सिस्टम्स में ऐसे आर्टिफिशियल आजकल बड़ी टेक्नोलॉजीज आती है जो हमने यूज की है, हम नहीं सब बैंक्स यूज करते हैं सिस्टम्स में, जहां कि अगर हम देखें कि ट्रांजैक्शन पैटर्न आपका जो यूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न से थोड़ा हट के हो रहा है, आप ट्रांजैक्शन बड़े अमाउंट की नहीं करते हैं, या आप दूसरे बैंक में पैसा यूजुअली भेजते नहीं है, आप नॉर्मली विद इन बैंक ही ट्रांसफर करते हैं या ऐसी चीज करते हैं, और अगर हम सिस्टम्स ने देखा कि आपका ट्रांजैक्शन पैटर्न कुछ डिफरेंट है, तो आपको सवाल पूछ लेगा, कुछ सवाल ऐसे जो सिर्फ आप जानते हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त पूछे होंगे, जैसे आपका फेवरेट कलर हो, आपका स्कूल का नाम हो, आपका ग्रैंडफादर का नाम हो, जो कुछ चीज ऐसी फ्रॉडस्टर्स ऐसे ट्रिक करते हैं कस्टमर्स को कि ये इंफॉर्मेशन भी उनसे ले लेते हैं। अदरवाइज ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि अगर पूरा मोबाइल भी कंप्रोमाइज हो गया आपका तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। बट फ्रॉडस्टर्स कस्टमर्स को ऐसा झांसा देते हैं, लालच देते हैं प्रैक्टिकली, कि वो ये क्रेडेंशियल भी शेयर करते हैं। बिल्कुल सही। सो बैंक्स कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स का पैसा सेफ रहे, बट यस कस्टमर्स हैव टू बी अवेयर, उनको अपनी क्रेडेंशियल शेयर नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बात कही कि झांसा दिया जाता है, लालच दी जाती है, और वो लालच में आके हम लोग गलती कर जाते हैं, और एक अंग्रेजी का कोट है कि नथिंग कम्स फ्री, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मोबाइल फोन पे SMS आता है या कभी फोन आता है कि आपकी लॉटरी निकली है, और जिस लॉटरी का आपको भी पता होता है कि आपने कभी ये लॉटरी खरीदी ही नहीं, या कभी इस कंपटीशन में आपने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं, उसके बाद आप उम्मीद लगाते हैं कि आपकी करोड़ों की लॉटरी निकली है, तो ये एक फ्रॉड हो सकता है।
तो इसे बहुत ज़रूरी है कि इसे पहले ही जांच लें, आप इसे पहले ही परख लें, तब जाकर आप आगे बढ़ें। खैर, यहां पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। तो नाज़रीन मोहतरम, अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। आज के हमारे मेहमान नवीद अहमद जरगर साहब से, जो कि एक मायनाज़ बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं, उनसे बात होगी, लेकिन पहले ये वक्फा। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ छु एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K में। आज हम बात कर रहे हैं नवीद मसूद जरगर साहब से, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं एक बैंक के, एक बैंकर हैं। उनसे बात हो रही है डिजिटल बैंकिंग के हवाले से। नवीद साहब, आपसे जानना चाहेंगे डिजिटल बैंकिंग के फायदे क्या हैं? एक तो बता दिया आपने कि बैंक पे फिजिकली आपको नहीं आना है, आप घर बैठे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या फायदे हैं और क्या कुछ है अवेलेबल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर? तो जी, फायदों की अगर बात करें तो गिनती कम पड़ेगी। ठीक है, फायदे ही फायदे हैं। पहली चीज कन्वीनियंस। आपके बैंक आपके हाथ में है, आपके मोबाइल फोन में है, इट्स इन योर पॉकेट। आप कोई भी बैंकिंग सर्विस किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ ही साल, 10, 15, 20 साल पहले आपको बच्चों की फीस स्कूल में भरनी है तो आपको आधा दिन की लीव लेनी है, दुकानदार होगा तो दुकान छोड़ के जाना है। आपको टेलीफोन की बिल भरनी है तो BSNL के ऑफिस में लाइन लगती थी, कतार में खड़े रहते थे। इवन जब मोबाइल्स आए 2003-4 में, उसकी बिल भरने के लिए कतार लगती थी। आपको बिजली बिल भरना भी एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, कब जाएं, किस दिन भरें, ब्रांच में, वहां कतार लगती थी। तो ये सारी जो यूटिलिटीज है, ये यूटिलिटीज भी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो जो आपको लीव लेनी हो मुलाजिम को या बिजनेसमैन को, अपना दुकान छोड़ना हो, अपना काम छोड़ना हो, ये सारी फैसिलिटीज आज डिजिटली कर सकते हैं। तो इधर बैंकिंग का ही नहीं, गवर्नमेंट की भी जो सर्विसेज है वो भी डिजिटल हो चुकी है आज के टाइम में। अगर हम J&K में भी देखे जाए, मोर देन 100 सर्विसेज हैव बीन डिजिटाइज्ड। गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस की बात करें, ई ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट की, ई ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट की वो ट्रांजैक्शंस है कि जो कि आप ई सर्विसेज डिजिटली अप्लाई करें, डिजिटली प्रोसेस हो और डिजिटली डिलीवर हो। आपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया, डिजिटली प्रोसेस हुई, डिजिटली डिलीवर हुई, आपको डिजिटली, आपको म्युनिसिपैलिटी भी जाना नहीं पड़ी। वो ट्रांजैक्शन करोड़ से ऊपर पर मंथ होती है गवर्नमेंट की सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस। और उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए फीस तो कहीं ना कहीं भरना ही पड़ता है, तो वहां वो भी डिजिटल फीस ही चला जाता है। तो आपके पास बैंकिंग सर्विस है, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेफ्टी, सिक्योरिटी है, आपको पैसा कैश कैरी नहीं करना पड़ता, सिक्योर है, क्रेडेंशियल्स आपके पास है, पैसे का एक्सेस आपके पास है, पेपरलेस है। ये सबसे बड़ी कैशलेस है, सबसे बड़ी बात कैशलेस। आज के डेट में अगर आप देखें, मेरे को भी अगर आप बोलें कि वॉलेट में कितना पैसा है, शायद 200-300 रुपए निकलेंगे तो उससे ज्यादा जेब में कैश होगा नहीं। बीच में शायद वो भी नहीं होता है। एट टाइम्स मैंने देखा है कि शॉप पे पहुंचो, वॉलेट निकालो, वहाँ खाली कुछ भी नहीं, बट ऐसी सिचुएशन भी आती है। बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टुवर्ड्स, पूरा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ये जो कैशलेस इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हम देख रहे हैं पिछले 6-7 साल से, जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ख्वाब है कि कैशलेस हम पूरी कंट्री को कर दें, पूरा डिजिटाइज कर दें, डिजिटल चले सब कुछ। वहां तो बहुत काम हो रहा है, वहां काम हो चुका है। अगर हम J&K के सिनेरियो की बात करें, हम कहां पर हैं अभी डिजिटली? J&K के सिनेरियो में भी हम काफी ज्यादा आगे चल चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था 1-2 साल पहले यहाँ के, आपको डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करने हैं एज ए नॉट एज ए बैंक,
जहां मैं काम करता हूं J&K बैंक, वैसा नहीं, बट सारे बैंक्स के लिए प्रोजेक्ट था कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो सारी पॉपुलेशन है उसको आपको डिजिटली ऑनबोर्ड करना है 100% पॉपुलेशन। पहला डिस्ट्रिक्ट जो J&K को दिया गया था वो था सांबा, सब बैंक्स के लिए, और बैंक ने वो सक्सेसफुल, सब बैंक्स ने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उसके बाद रिसेंटली 1 साल पहले यूटी की गाइडलाइन आई कि इसी पैटर्न पे हमको सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने चाहिए। तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट्स J&K यूटी में हैं और लद्दाख के लिए भी, लेह और करगिल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको भी हमको 100% डिजिटली ऑनबोर्ड करना है। 100% का मतलब कि बैंक्स को हर एक कस्टमर को रीच करना है, हर एक कस्टमर को कांटेक्ट करना है, उसको डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के फायदे समझाने हैं। 2 बेसिक चैनल्स है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि एटीएम कार्ड इसको बोलते थे, डेबिट कार्ड एक बेसिक बैंकिंग सर्विस है कि ये होनी चाहिए। और अगर डेबिट कार्ड के साथ सेवी नहीं है, अगर लिमिटेड कस्टमर है, कोई नहीं चाहता है कि मैं डेबिट कार्ड यूज करूं, तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इन 2 में से एक सर्विस तो होनी। एक कस्टमर के पास इन 2 में से एक सर्विस है, दैट मीन्स वो डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर सकता है। आधार से जाके बीसी सेंटर पे जाएगा, ट्रांजैक्शन करेगा। बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर्स कम से कम अराउंड 4000 J&K में है, और वहां जाके अपने बायोमेट्रिक से पैसे निकाल सकता है, पैसे डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इन 2 में से एक सर्विस देनी ही देनी। ये जो आपने आधार की बात की, इसको थोड़ा सा खुल के बताएं कि हमारे देखने वालों तक ये बात पहुंचे कि आधार के जरिए वो कैसे अपनी बैंकिंग कर सकते हैं अगर उनके पास डेबिट कार्ड नहीं है। जी, आधार के जरिए, आधार आपके अकाउंट से लिंक होता है जी। अब आधार के साथ आपका अकाउंट लिंक है और आधार के साथ आपके बायोमेट्रिक लिंक है। तो आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, सपोज बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट में, मिनी एटीएम बोला जाता है उनको, तो वो भी बैंक की एक कॉरेस्पॉन्डेंट, एक छोटा एक्सटेंशन जैसा है बैंकिंग का। तो यहाँ अगर 2000 बैंक ब्रांचेस है J&K में, सब बैंक से मिला के 3-4 हजार बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी है। तो ये सारा बैंकिंग सेटअप ये कहाँ होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स अलग अलग जगहों पे हैं, प्रॉपर शॉप्स पे होते हैं, उनको बैंक ऑथराइज्ड होते हैं, वहां जाके आप बैंक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन कैसे होती है? आप जाएंगे, आपको 1000 रुपया विड्रॉ करना है, आप अपना आधार नंबर देंगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे। आधार पे गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया, तो मैं समझ गया कि हाँ ये तबरेजी है, आ गई हमको कंफर्मेशन कि हाँ राइट पर्सन है। उस ऑथेंटिकेशन के बेस पे हम आपके अकाउंट से 1000 रुपया डेबिट करेंगे, और वो 1000 रुपया बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंट के पास चला जाएगा, जो कि पैसा उस वक्त आपको वो इमीडिएटली कैश पे पेमेंट दे देगा। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स छोटे बैंक्स ही हैं, वहाँ सब सर्विसेज है, अकाउंट भी खोल सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो रूरल पॉपुलेशन में पर्टिकुलरली ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर ही नजदीक है तो आप वहीं चले जाइए, बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रांजेक्शन यही थोड़ा कैश जरूरत होगा या कुछ डिपॉजिट करना होगा, वहां जाइए। बैंक ब्रांच में भी दूर है, वहां जाने की जरूरत। कैश निकालना है आधार के जरिए, उसके बाद आप अपना जो भी खरीदारी करना चाहते हैं वो करते हैं। एट द सेम टाइम हमारे पास डिजिटल बैंकिंग में हमारे पास एक ऐप होती है जिसके जरिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ई ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या आधार पर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आपने कुछ खरीदारी करनी है, वहां आप कैश पेमेंट ना करें, आप डिजिटल ही पेमेंट करें, वैसा कुछ होता है? 2 मोड्स है इसके लिए जी, दुकानदारों के लिए भी और कस्टमर के लिए। दुकानदारों के लिए एक डिजिटल सर्विस आती है, भीम आधार उसको बोलते हैं। तो भीम आधार एक डिवाइस है, मोबाइल पे एक ऐप लगती है और एक छोटी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की डिवाइस है। आप दुकानदार के पास जाएंगे, 200 रुपए का चीज लेंगे, जैसे मैंने आपको बीसी पे पेमेंट का तरीका बताया वैसा ऑथेंटिकेशन होने के बाद 200 रुपए पे आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जाएगा, ऑथेंटिकेशन आपके अकाउंट से डेबिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट। ये दुकानदार के लिए। अब अगर कस्टमर चाहता है कि वो खुद करे, यूपीआई है आज के टाइम में, यूपीआई जैसे मैंने बोला कि इतनी ट्रांजैक्शंस और वो भी मैक्सिमम यूपीआई ने एक रेवोल्यूशन लाया कंट्री में। तो यूपीआई पे एनरोल करने के लिए प्राइमरी डेबिट कार्ड की जरूरत है, और आधार से भी यूपीआई पे एनरोल कर सकता है। आधार नंबर देंगे, ओटीपी आ जाएगा, उसके आधार पीछे लिंक, अकाउंट से आधार लिंक होना चाहिए, नेचुरली वो तो जरूरी करना है। तो वो होगा तो आप आधार यूपीआई पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर आप सेल्फ सर्विस यूपीआई भी खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप क्यूआर पे भी स्कैन कर सकते हैं, तो वो परेशानी नहीं है। आधार पे भी एंड डेबिट कार्ड पे भी। तो जैसे डिजिटल चैनल्स को यूज करने के लिए एक नोशन है कि स्मार्टफोन होना चाहिए ही चाहिए। साथ साथ में जो ऑनबोर्ड कस्टमर्स हो रहे हैं उनके लिए, अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं या ऑनबोर्ड कर रहे हैं डिजिटल किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, क्या उनके लिए कुछ स्पेसिफिक हिदायत है कि या वो टेक से भी होनी चाहिए या पढ़े लिखे होने चाहिए? क्या ये जरूरी है उनके लिए?
आप अगर देखिए बताएंगे जो दिखने वाले अगर आज देखें यूपीआई की बात करें या यूपीआई से पहले भी यूएसएसडी एक सर्विस होती थी *99#, वो फीचर फोन पे भी वो सर्विस अवेल कर सकते हैं। आप अपने फोन को *99# डायल करें, आपको सारे ट्रांजैक्शन के ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4, आप चूज करें, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट आज का अगर आप टाइम देखें, स्मार्टफोन इतना सिंपल यूज करना है और पर्टिकुलरली यूपीआई इतना सिंपल यूज करना है कि एक स्कैन एंड पे ट्रांजैक्शन करने के लिए वो ऐप खोलनी है, स्कैन करना है, पिन देना है, ट्रांजैक्शन हो गई, कि स्मार्टफोन यूज करना ही आसान है। तो उसमें स्टेप्स 4 एक्स्ट्रा ही होंगे, बट यस ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन ही सिर्फ बैंकिंग सर्विस देता है, फीचर दोनों ऑप्शंस हैं। अब टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो रही है, नई चीजें आ रही है यूपीआई सिस्टम में ही, जहाँ की वॉइस बेस्ड पेमेंट ऑथराइजेशन होगी। अब वॉइस पे ही बात करेंगे, मेरा पैसा उसको ट्रांसफर करो एंड वॉइस ऑथेंटिकेशन होगी। कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी कुछ साल पहले ही वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हैं, जहाँ कि आप पासवर्ड के बदले वॉइस मैच करता है, वॉइस मैच करके समझ जाता है कि आप ही हो। जैसे अभी हमने आधार पे बोला बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पिन देते हैं तो आपके पास है, ओटीपी देते हैं आपके पास है, वॉइस बेस्ड ऑथराइजेशंस भी आ रही है। तो ये सिस्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं उस पॉपुलेशन के लिए कि जो शायद टाइप ना कर सके, नंबर ना दे सके, वो ऐप खोल सके और ऐप को थोड़ा सा यूज करके ऐप पे वॉइस से ही अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सके। ज्यादा पढ़ा लिखना होने की जरूरत नहीं। ज्यादा पढ़ा लिखना सेफ है, ये वॉइस ऑथेंटिकेशन कितनी सेफ होगी? अभी इनफैंसी स्टेज में ही है, नया चीज ही है। कुछ ऐसी सर्विस, ट्रांजैक्शन सर्विस के लिए मैक्स ने यूज नहीं किया है पास में, सिर्फ ऑथेंटिकेशन अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बेसिक उसके लिए करते थे, ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं। बट यस सेफ है, ऐसी बात नहीं है। और नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, फ्रॉडस्टर्स भी आ रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी वॉइस बनाया है, एआई जितना आ रहा है। तो बट ऑन द अदर साइड ऑल्सो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जो कि उन चीजों से प्रोटेक्ट करे कस्टमर्स को। नई चीज है, अभी काफी इसमें अभी आगे चेंजेस आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके लिए अभी बैंक्स के सामने चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस नहीं कहूंगा मैं, चैलेंजेस वो है जैसे मैंने आपको मिशन की बात की J&K में हर डिस्ट्रिक्ट को 100% डिजिटाइज करना। तो ऑल बैंक्स रीच्ड, सब कस्टमर्स को बैंक्स ने अप्रोच किया और जिन कस्टमर्स को अप्रोच करके कन्विंस किया उस हिसाब से देखा जाए तो 99% J&K डिजिटली ऑनबोर्ड है। तो वो बहुत बहुत अच्छा नंबर है। और अब वो कस्टमर बचा, बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स, अल्टीमेटली यू कैन नॉट फोर्स, आपको गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती है कि जबरदस्ती आप डिजिटल चैनल ऑनबोर्ड करें विदाउट हिज कंसेंट। कंसेंट कस्टमर का है। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसको समझाएं, उसको उसके फायदे समझाएं और उनको ऑनबोर्ड करें एट विल। वो एक चैलेंज है उस पॉपुलेशन को कवर करना, अगर चैलेंज की बात की जाए। दूसरी चीज है कि अब सारा बैंक डिजिटल है, कस्टमर्स डिजिटल यूज करते हैं, तो हमारे जो सिस्टम्स है, सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी को, सिस्टम्स को अप टू डेट रखना हमारे लिए नहीं, सब बैंक्स के लिए। फ्रॉडस्टर्स नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इनोवेशंस लेके आ जाते हैं, बैंक्स को भी अप टू डेट रहना पड़ता है, उनसे एक कदम आगे, ताकि साइबर क्राइम करें, ताकि उनसे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें और कस्टमर्स का पैसा बचाएं, बैंक की रेपुटेशन, बैंक का पैसा ये बचाएं। तो दीज आर द टू थिंग्स जो प्राइमरी चैलेंज है उन कस्टमर्स को लाना जो विलिंग नहीं होते। ये जो आजकल हम देखते हैं साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बैंक्स के खातों से पैसा निकाला जाता है फिर, लेकिन ये सारा ई बैंकिंग के थ्रू ही होता है, ये सारा डिजिटल ही होता है। एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में चला जाता है, लेकिन जिस कस्टमर का पैसा जाता है वो दूसरे कस्टमर के अकाउंट में जमा होता है। तो ये बैंक जब कस्टमर प्रूव करता है ये पैसा इसके फ्रॉड हुआ है इसके साथ, तो वो पैसा इसको कभी वापस नहीं मिलता है। मैं बताता हूं, देखिए फ्रॉड्स का जो सिलसिला जो शुरू हुआ, जब पहले होता था फ्रॉड्स, आपको फोन करते थे तो आपको कभी कुछ लॉटरी वॉटरी बोलते थे, आप लॉटरी 1 करोड़ की आने वाली है, 10,000 रुपया ट्रांसफर करो, वो प्रोसेसिंग चार्जेस है। शुरू हुआ लॉटरीज का। उसके बाद आजकल जो ट्रेंड्स है, नई 2-4 ट्रेंड्स जो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, वो है पहला आपको फोन आएगा कि आपकी बिजली बिल ड्यू है, कट जाएगी बिजली बिल, प्रीपेड मीटर लगा है, बिजली कटेगी, सेंट्रली है। आप इमीडिएटली ये ऐप इंस्टॉल करें, इस ऐप को इंस्टॉल करके 10 रुपए का रिचार्ज करें, आपकी बिजली रहेगी। या आपका मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन डिस्कनेक्ट और बिजली डिस्कनेक्ट से कस्टमर बड़ा पैनिक हो जाता है कि बिजली चली जाएगी, मैं क्या करूंगा, फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं तो किसी से आउट ऑफ
द वर्ल्ड चला जाओ, मोबाइल के बगैर इंसान सोच ही नहीं पाता। तो फ्रॉडस्टर्स आपसे ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं। पहले हम कस्टमर अवेयरनेस करते थे, डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, डू नॉट शेयर योर कार्ड डिटेल्स, डू नॉट शेयर योर ओटीपी। उस पर बहुत अवेयरनेस है, कस्टमर्स ने याद रखा है हमको शेयर नहीं करना है। नया पैटर्न ऐसा है, कस्टमर्स फोन करते, सर मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, मैंने तो शेयर ही नहीं किया। कोई वो जेन्युइनली वो सच बोल रहे होते, उन्हें ओटीपी शेयर नहीं किया होता। अब जब आपको फ्रॉडस्टर ने फोन किया, आपसे ऐप ही इंस्टॉल करवाई, वो ऐप इंस्टॉल करवाई, वो वाली ऐप्स इंस्टॉल करते हैं जो रिमोट कंट्रोल आपके फोन का लेते हैं, आपके फोन का एक्सेस। दूसरी एक छोटी सी ऐप व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेज के एसएमएस फॉरवर्डिंग वाली ऐप इंस्टॉल की, आपको गाइड करते हैं। और जब आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तब आपको इवन कुछ फोन्स, ऑपरेटिंग फोन्स के सिस्टम्स भी बोलते हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, आर यू श्योर? बट कस्टमर्स करते हैं इंस्टॉल। अब जब इंस्टॉल किया, एक 10 रुपए की ट्रांजैक्शन करवा ली, वो 10 रुपए की ट्रांजैक्शन में वो भी कर रहा है, वो कार्ड नंबर दे रहा है, वो फ्रॉडस्टर भी कार्ड नंबर दे रहा है, वो भी पैरेलली ट्रांजैक्शन करता है। इसका 10 रुपए का डेबिट आएगा, 2 ओटीपी आएंगे, ये एक देखेगा, एक वो देखेगा, तो 10 के बदले 40,000 रुपए डेबिट हो जाते हैं। अब ये पैसे इधर से निकल के दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। बाय द टाइम कस्टमर रिपोर्ट करता है, उस अकाउंट से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अकाउंट पे, और अल्टीमेटली कैश के जरिए पैसा निकाले होते हैं। अब जब अल्टीमेटली साइबर पुलिस है, साइबर पुलिस चेक करता है, अल्टीमेटली जब आप लास्ट लेग पे पहुंच जाते हैं, वहां पता चलता है वो बहुत एक गरीब आदमी है जिसका वो अकाउंट है, जिसको लालच दी है तुम्हारे अकाउंट में लाख रुपए आएंगे, 5-10 हजार रुपए ले लो, उसको फिर कुछ कर ही नहीं पाते, वो पैसा लेके चला जाता है, फिर कैश पे कन्वर्ट हो गया और बात खत्म हो गई। कभी कभी ऐसा, दो रेयर ऐसे केसेस भी है कि जहां अभी बैंकिंग सिस्टम में ही होता है पैसा, वहां से लाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान नवीद मसूद जरगर साहब के साथ, जो कि चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं एक माइनास बैंक में। उनसे बात का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट, और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। जी ना, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। आज जो खुसूसी मेहमान हमारे साथ है वो एक नामवर, एक मारूफ बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर है। जी हमारे साथ है मोहतरम नवीद मसूद जरगर साहब। तो सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल के बारे में, किस तरीके से वो डिजिटल बैंकिंग से उसकी ज़िंदगी है वो आसान हो गई। अब हम मर्चेंट्स पे आ जाते हैं, जैसे शॉपकीपर्स है। हमने आए रोज़ देखे कि पटरी वालों के पास भी QR कोड्स लगे हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया है। कैसा है ये सफर, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल, या वो शॉपकीपर्स जो आना चाहते हैं इस पे? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने टच किया। जैसे हम बात कर रहे थे जब हमने शुरुआत की कस्टमर साइड से, तो हमने बोला ATM मशीन्स पहले आई कैश विड्रॉ करने के लिए। उसी के कुछ सालों बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन आई, जो कि मशीन, पॉस मशीन दुकानदार अपने शॉप पे रखता था, कस्टमर जाके कार्ड यूज करके उसके अकाउंट से पैसा निकल के इसके अकाउंट में चला जाता था। कैश हैंडलिंग नहीं होती थी, कैश कैरी नहीं करना पड़ता था, फेक करेंसी की परेशानी नहीं होती थी। बट ये पॉस मशीन जो थी, इसका थोड़ा कॉस्ट भी इन्वॉल्व, चार्ज है, मशीन है, इसका एक सिस्टम है जहाँ की चार्ज है इन्वॉल्व बीच में। तो बट जो मीडियम या बड़े दुकानदार थे यूजुअली वही एफर्ट करते थे, वही लगाते थे, दुकानदार लगा सकते थे इस मशीन को। UPI जब सिस्टम आया कंट्री में, जो इनोवेशन है, इट्स बहुत बड़ी इनोवेशन है कंट्री की, कि बाकी दुनिया की कंट्रीज भी देखती है कि इन्होंने ये क्या किया, इसको हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। UPI आया पहले एक सेफ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पैसा आपकी एक ईमेल आईडी की तरह, मतलब आप एक अपना VPA वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस बनाए, majid@jkb, और आप किसी को भी बोल सकते थे कि majid@jkb पे पैसे भेजो। ना आपको अकाउंट नंबर देने की जरूरत थी, ना IFSC कोड देने की जरूरत थी। तो सेफ एंड सिक्योर, आपको पैसे मंगवाने हैं, आप किसी को बोलेंगे majid@jkb पे पैसे भेजो, और आपको किस बैंक में भेजने हैं क्या। तो अगर तबरेज साहब को पैसे आपको भेजे थे, इनको पता नहीं थी मैं माजिद साहब को पैसे किस बैंक में भेज रहा हूँ। सिस्टम स्टार्टेड विद दैट, एक ऐसा मैकेनिज्म आए जो सेफ एंड सिक्योर हो, क्रेडेंशियल शेयर ना करे। बट अल्टीमेटली जब ये स्टार्ट हुआ और इसके जो बेनिफिट्स आस्ता आस्ता आए, तो इट टुक ए डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। और फिर आया इसी के साथ इसका QR वाला सिस्टम।
क्यूआर कोड एक ऐसा मैकेनिज्म था जहां कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा जो इंटरवेंशन था कि उनने 2020 में फ्री कर दी सर्विसेज। बैंक्स को बोला कि आप ये सर्विस फ्री आप चार्ज नहीं कर सकते हैं क्यूआर के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। कस्टमर जो पैसा दे रहा है उसको भी, और जो कस्टमर पैसा ले रहा है उसको भी क्यूआर, नॉर्मल क्यूआर के लिए नहीं चार्ज कर सकते। अगर कोई कंटेम्परेरी डिवाइस दे वो अलग बात है, बट नॉर्मल क्यूआर पे ट्रांजैक्शन। तो इससे क्या हुआ कि वो सेगमेंट ऑफ मर्चेंट्स, दुकानदार जो कि डिजिटली ऑनबोर्ड नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ खर्चे जो थे चार्जेस लगते हैं, और स्मॉल टिकट साइज, स्मॉल टिकट साइज सबसे बड़ी बात है। क्यूआर आज आप देखेंगे सब्जी वाला, एग्जैक्ट, आप रोटी वाले के पास जाएंगे उसके पास है, बेकरी है, फ्रूट है, स्ट्रीट वेंडर्स है, हर किसी के पास क्यूआर है। ठीक है, तो ये कैश इकोनॉमी थी, ये बैंकिंग में नहीं आ पा रही थी। आप जाते फ्रूट लाएंगे 200 रुपए का, 150 रुपए का, इधर कहां आप, इवन अगर उसके पास कार्ड मशीन है, आप कहां कार्ड निकाल के 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करेंगे। 100 तो दूर की बात, आप 20 रुपए की ट्रांजैक्शन ब्रेड लाने जा रहे हैं, 20 रुपए के लिए तो कार्ड नहीं यूज करेंगे। आज यूपीआई 20 रुपया नहीं, 10 रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज होता है, 5 रुपए की ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज होता है। आपको दुकान पे जाके पानी की छोटी सी बोतल देनी है, 5 रुपए या 10 रुपए की बोतल है। मैं ये भी बोलता हूं कि आप 5 रुपए की टॉफी भी लेनी है, वो भी यूपीआई पे लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इससे वो कैश जो कि बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, बैंकिंग सिस्टम में वो आ गया। हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स नहीं, लैक्स ऑफ करोड़, जैसे मैं आपको बोला था यूपीआई पे लाखों करोड़ अमाउंट बात अगर करें, वो थी लाखों करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ट्रांजैक्शन, ये लाखों करोड़ वॉल्यूम है, अमाउंट है ट्रांजैक्शन का। वो कैश जो नॉर्मली ये स्ट्रीट वेंडर या छोटा दुकानदार अपने पास रखता था, कलेक्शन होती थी, जमा करता था पैसे, घर में रहते थे, जेब में बैंकिंग सिस्टम नहीं था। पीएमजेडीवाई बहुत जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, पिछले कुछ सालों में 40-50 करोड़ पीएमजेडीवाई अकाउंट खुले हैं पिछले 8-10 सालों में, जिसमें से लगभग 25, मोर देन 50% फीमेल अकाउंट्स। वंडरफुल। क्यूआर कोड ने इस कैश को पूरे बैंकिंग सिस्टम में लाया। और ऐसा देखा जाता है आपकी ये छोटा रेडे वाला जो कि फ्रूट बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है, ये भी अब खुश है कि चलो ठीक है, मेरे को 200-300 रुपए दिन को कैश चाहिए, बाकी बैंक में चला जाए तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक में पैसा सेव भी रहेगा, मैं खर्च नहीं करूंगा, उसके लिए सेविंग भी हो रही है, बिल्कुल पैसा बच रहा है। तो वो एक क्यूआर ने रेवोल्यूशन लाया। अब पहला स्टेप जो था क्यूआर कोड कस्टमर को कैसे पता चलता था, इस दुकानदार को फोन पे मैसेज आती थी। अब फोन पे जो मैसेज आती थी, ये फोन पे मैसेज समझ भी आनी चाहिए। हम किस क्लास की बात कर रहे हैं कि शायद पढ़ा लिखा ना हो, उसको इंग्लिश में मैसेज, इवन अगर लोकल लैंग्वेज में भी है, वो शायद ना पढ़ पाए। तो एक दूसरा कंसेप्ट आया इसी क्यूआर के साथ, वो साउंड बॉक्स दे दिया गया। साउंड बॉक्स एक वॉइस अलर्ट देता है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हमने मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी में भी है, और अब आप देखेंगे अब डोगरी और कश्मीरी में भी बहुत जल्द आप साउंड बॉक्स भी इस रीजन में देखेंगे, पाएंगे। हाँ, JNK में आएंगे साउंड बॉक्स, कश्मीरी में भी और डोगरी लैंग्वेज में भी। तो ये आपको अलर्ट दे देता है। तो ये अलर्ट सिंपल अलर्ट होता है, आपके खाते में 500 रुपए आ गए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 600 रुपीज, 100 रुपीज, 50 रुपीज, 10 रुपीज। तो ये इसको बड़ा कंफर्टेबल सिस्टम रहा। तो उसको पता है कि बस ट्रांजैक्शन होगी, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, एसएमएस की भी परेशानी नहीं है। एसएमएस में कभी लेट डिलीवरी भी होती थी, लेट डिलीवरी भी, बिकॉज एसएमएस में मल्टीपल लेयर्स है, ऑपरेटर साइड कंजेशन हो गया तो एसएमएस लेट आ गया। यहाँ वो परेशानी नहीं है, ट्रांजैक्शन हुई, अभी आपका अकाउंट डेबिट और उसको मैसेज आ गया। तो इसने बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया ट्रांजैक्शंस में, और वो सेगमेंट जिसपे कभी आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हैं। वॉलेट की जरूरत नहीं, मोबाइल फोन की सब कुछ है। मोबाइल फोन में आपके पास यूपीआई है, अब मोबाइल फोन पे ट्रांजैक्शन कर, और मोबाइल फोन में ही आपके अब डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जिनको आपने कैरी नहीं करना। फिजिकल डेबिट कार्ड और फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपको कैरी करने की जरूरत नहीं, वो भी आपके मोबाइल फोन में हो सकते हैं। डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें डिजिटल बैंकिंग की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल बात है कि जो भी आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, वो आप शेयर ना करें किसी के साथ। अपना मोबाइल फोन, मैं ज्यादा बेटर बताऊंगा कि अपना मोबाइल फोन शेयर ना करें किसी के साथ। पर्टिकुलरली देखा गया है कि बच्चे घर पे हैं, आप बच्चों को फोन्स देते हैं, बच्चों गेम्स डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं,
फोन आपकी नजर में नहीं रहता है। बच्चे कौन सी गेम्स डाउनलोड कर रहे हैं, क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपके डर से डी इंस्टॉल भी कर लेते हैं। मगर इंस्टॉल भी करके रखी थी, 4 घंटे चलाया भी, क्या इंस्टॉल किया, वो सेफ ऐप थी नहीं थी। तो इससे बेहतर है कि आप फोन ना दें। अगर बच्चों के लिए फोन है, एक अलग फोन रखें जिसके लिए बच्चे गेम्स खेलें, उस पर जो भी करना चाहे करें, पर जिस फोन पे आपका बैंकिंग है उस फोन को आप बच्चों के साथ कभी नहीं शेयर करें, क्योंकि ये नहीं कि बच्चे को पता नहीं मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूं, गलती से भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है। आपका फोन में आपका सारा डेटा है, आपको नजर नहीं है, आपने अचानक 10 दिन के बाद देखा कि आपके फोन पे एक ऐप आ गई थी, ये किसने इंस्टॉल की, और बाय द टाइम तब तक उसने 4 चीजें आपकी देख ली होगी। बच्चे को यही रिमोट ऐप अगर इंस्टॉल करने में मजा आया, वो कोई गेम खेलना चाहता है जहां वो दूसरा उसका फ्रेंड होगा, वो आपस में शेयरिंग करना चाहते हैं, उसने उस मकसद के लिए उसको इंस्टॉल किया और कुछ मकसद और ही निकल गया। और फ्रॉडस्टर्स ये भी करते हैं। करेक्ट, फ्रॉडस्टर्स ये भी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी चीज, एक बड़ा ही कॉमन स्कैम आया है आजकल सबसे ज्यादा, वो है कि वर्क फ्रॉम होम। आप घर में बैठे पैसे कमा सकते हैं, अर्न 30,000 रुपीज पर मंथ घर बैठे। आपको जी सिर्फ करना है वेबसाइट्स पे जाके लाइक करना है, सोशल मीडिया पे जाके लाइक करना है, कमेंट देना है, यही आपका काम है। ये बड़ा जबरदस्त आजकल चल रहा है। तो आपको वो अप्रोच करेंगे, बोलेंगे ऐसे है, आप घर बैठ के आपको लाइक करना है, आप साइट्स पे बस ब्राउज करो, लाइक करो। तो इंसान को लगता है मैं घर बैठे, आजकल अगर देखिए एवरेज एक कस्टमर, ये डेटा है, एवरेज एक कस्टमर 4-5 घंटे दिन को फोन इस्तेमाल करता ही करता है। वो ऑफिशियल पर्पज के लिए या पर्सनल पर्पज के लिए 4-5 घंटे इस्तेमाल करता ही करता है। तो एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर इन सबको लाया, बोला आप 1000 रुपया डालो, आपको फिर 1200 रुपये मिलेंगे। तो कस्टमर्स डालते हैं 1000 रुपया, 1200 आ जाते हैं, 2000, 2500 आ जाते हैं, जब तक उनका पूरा कंफर्ट उनको आ गया कि हाँ जी इधर इन्वेस्ट करना है, पैसे आ जाते वापस। फिर उस ग्रुप में उनके अपने लोग भी होते हैं, वो जो तारीफ कर रहे होते हैं, हाँ जी जबरदस्त है ये। और आस्ता आस्ता आपको लालच, वापस लालच की बात आ गई, आपको लालच दे के आपसे 10-20 हजार रुपए वाली। तो ग्रुप में जब सब वो 10-20 हजार रुपए ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, वो उसी के साथ वो ऐप गायब हो जाती है, ग्रुप क्लोज हो जाता है, चैप्टर खत्म। तो ये चीज मगर होता कब है, तो इन्हीं चीजों का ख्याल आपको रखना है। अपना मोबाइल फोन सेफ रखें, अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ना शेयर करें, बैंक वाले के साथ भी नहीं। बैंक को कभी जरूरत नहीं होती आपकी इन क्रेडेंशियल्स की कि मेरे को सीवीवी बताइए, मेरे को पिन बताइए, तब मैं आपका बैलेंस देख पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक को भी जरूरत नहीं है। आप अपने कार्ड की डिटेल हो, ओटीपी हो, आपका पिन हो, सीवीवी हो, मोबाइल बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स हो। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो है, इस मोबाइल फोन को सेफ रखें, बच्चों को ना दें, किसी को ना दें, किसी के साथ इसको शेयर ना करें। ये बहुत पर्सनल चीज है, ये बहुत पर्सनल चीज है। इस पे बैंकिंग है। अगर आपको बच्चों के लिए चाहिए अलग फोन रखे, उनके लिए 2 फोन रखे, किसी को ना दें, बट बैंकिंग वाला फोन किसी को ना। अमित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल और भी जहन में हैं जिन पर बात हो सकती थी, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी की वजह से अब हमें इस प्रोग्राम को आज यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बात की डिजिटल बैंकिंग की, इसका आपको फायदा जरूर हुआ होगा। इससे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। हालांकि हम दोनों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा, और आगे हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो बातें हमने नवीद साहब से सुनी, समझी, उनको हम अपनी जिंदगी में अमलाएंगे जरूर। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह आपके साथ होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।